हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं 14 तारीख से लेकर 18 तक की करंट अफेयर्स। ठीक है, ये है हिंदी की, इसके बाद आ जाएगी इंग्लिश की। रूस शोइगू की जगह ओइंद्रू बोलासाउ नए रक्षा मंत्री बन गए। और इंग्लिश हिंदी दोनों की देखा करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा मिल जाती हैं और हिंदी में थोड़ी अलग हैं। हिंदी में और करंट अफेयर्स में मिल जाती हैं। रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरगई शोइगू को देश के रक्षा मंत्री पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी जगह ओइंद्रू बेलासोव को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। क्रेमलिन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक सरगई शोइगू के स्थान पर आंद्रेई बोलोसोव को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। दरअसल राष्ट्रपति चाहते हैं कि 2012 से रक्षा मंत्री और लंबे समय से पुतिन के सहयोगी रहे सरगई शोइगू निवर्तमान निकोलाई पेत्रुशेव की जगह रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के सचिव बने और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी भी संभालें। जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव और देश के अनुभवी विदेश मंत्री सरगई अपने पद पर बने रहेंगे। भारत फ्रांस के बीच आज से सातवें सैन्य शक्ति अभ्यास की शुरुआत। रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी इससे। रक्षा संबंधों की मजबूती के लिए भारत और फ्रांस आज सोमवार से संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। कौन सा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास शक्ति। किसके बीच में है ये? फ्रांस और भारत का 7वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। मेघालय के उमरोई में यह अभ्यास 13 से 26 तक चलेगा। कहाँ पे है ये? मेघालय में। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान 22 से 25 अप्रैल तक फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। भारतीय सेना ने कहा कि इस अभ्यास का लक्ष्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता क्षमता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार का विकास होगा। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। बिहार की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने यह बात बोली है। ये देश का चुनाव है, यही पूरी बात सब जो भी है इनकी भाषण में बोली गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से पांचवी बार नामांकन किया दाखिल। हिमाचल PM का मोदी का दूसरा घर, ये बात बोली गई है। ये भी इससे चुनाव से ही रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। CBSE 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित। 93.6% फीसदी छात्र हुए उत्तीर्ण। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में मामूली गिरावट के साथ 4.83% पर आ गई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI पर आधारित खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% पर आ गई है। इससे पिछले महीने मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85% रही थी, जबकि अप्रैल 2023 में यह 4.3% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने सोमवार को जारी आंकड़े ने बताया कि अप्रैल महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% पर आ गई है। इससे पिछले महीने मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85% रही, जबकि अप्रैल 2023 में यह 4.3% थी। ICG ने मछली पकड़ने वाले पोत को पकड़ा। 30,000 लीटर अवैध डीजल और 1.75 लाख रुपए का नकदी जब्त की। भारतीय तटरक्षक ICG ने रविवार 12 मई 2024 को मुंबई से लगभग 27 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में चालक दल के 4 सदस्यों के साथ मछली पकड़ने वाले एक पोत आई तुलजई को पकड़ा। डीजल की अवैध तस्करी में लिप्त इस संदिग्ध पोत को ICG के एक फास्ट पेट्रोल बेजल और एक इंसेप्टर नाव ने पकड़ा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पकड़े गए पोत की गहन तलाशी लेने पर उसके मछली भंडार के भीतर छुपाया गया 30 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाला 30,000 लीटर अवैध डीजल जब्त किया। इसके अलावा 1.75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए चालक दल से पूछताछ में पता चला कि उनका इस अवैध माल को मछुआरों को बेचने का क्या इरादा था। EPFO ने दावों के निपटान के लिए ऑटो मोड का दायरा बढ़ाया। EPFO ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए अब शिक्षा, विवाह, आवास के उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि के दावों को
ऑटो मोड से निपटान शुरू किया है। ईपीएफओ ने स्वतः दावा समाधान या ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है, जिसके तहत दावे को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम द्वारा संचालित रूप से संशोधित या प्रोसेस किया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार दावा निपटान का ऑटो मोड अप्रैल 2020 में बीमारी के लिए अग्रिम राशि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 2.25 करोड़ सदस्यों को इस सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है। रामचरितमानस और पंचतंत्र समेत 3 पांडुलिपियों मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। भारत से 3 नामांकन यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया प्रांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किए गए हैं। दरअसल एशिया और प्रांत क्षेत्र के लिए विश्व की स्मृति समिति मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक MOWCAP की 10वीं बैठक में फैसला लिया गया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में इन्हें मिली जगह। उलन बाटर मंगोलिया में 6 से 10 मई को आयोजित इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र से 38 प्रतिनिधि और 40 पर्यवेक्षक तथा नामित सदस्य एकत्र थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन प्रशासन और कला निधि प्रभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र गौड़ ने भारत की 3 प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया। इस पूर्व में यही सब लिखा हुआ है। मेन जो है ये है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में इसको शामिल किया गया है, रामचरितमानस और पंचतंत्र को। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में मेड इन इंडिया पवेलियन ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रदर्शन किया। भारत ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक है। इसका उद्घाटन 12 मई 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज एक बयान में जारी कर जानकारी दी। भारत ने पहली बार 13 से 15 मई तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। दरअसल भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। बता दें, देश ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना के लिए निविदाएं प्रदान की। BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। आज के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने के कविता को 7 मई को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 6 मई को कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। के कविता को CBI ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। CBI के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले मामले के कविता भी साजिश में शामिल थीं। साइबर अपराधियों पर गृह मंत्रालय ने कसा शिकंजा, 1000 से अधिक स्काइप ID को किया ब्लॉक। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। गृह मंत्रालय इन साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य मंत्रालय और उनकी एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। I4C ऐसे मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप ID को भी ब्लॉक कर दिया है। यह धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और म्यूल खातों को ब्लॉक करने में भी मदद कर रहा है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं, जैसे X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली, डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों
को अंजाम देने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। MDL के 250 वर्ष पूरे, रक्षा सचिव ने जारी किया स्मारक सिक्का। ये है स्मारक सिक्का, कितने 250 वर्ष पूरे होने पर। भारतीय युद्धपोत निर्माण प्रौद्योगिकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मंगलवार को 250वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने MDL से युद्धपोत निर्माण प्रौद्योगिकी में अपनी वास्तविक क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का आह्वान किया। उन्होंने शिपयार्ड से भारत की ज़रूरतों के साथ साथ मित्र देशों की ज़रूरतों को भी पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपलब्ध कराया गया 250 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया, जिसे शिपयार्ड के समृद्ध इतिहास और ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करने के लिए तैयार किया गया था। विश्व परिवार दिवस, परिवार के मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का विशेष उत्सव। शबाना आज़मी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित। शबाना आज़मी किससे सम्मानित हुई हैं? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। भारतीय सिनेमा और महिला अधिकारों के क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान के लिए अभिनेत्री शबाना आज़मी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से सम्मानित किया गया। शबाना आज़मी 73 वार्षिक UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए लंदन में थीं। सिनेमा में उनके 50 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शबाना आज़मी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों और 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों में से नवाजा जा चुका है। उन्हें पिछले सप्ताह एक समारोह में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार लंदन या सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। पुरस्कार पाकर बेहद में सम्मानित महसूस कर रही हूँ, शबाना आज़मी ने ये बात बोली है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम 224 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है? ऑपरेशन मर्यादा। किसके लिए? उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा जो है संचालन अच्छे से हो सके, पूरे में इसमें यही लिखा है। नेपाल के विदेश मंत्री बोले कूटनीतिक वार्ता से ही नेपाल भारत की सीमा समाधान संभव। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने विश्वास व्यक्त किया है कि कूटनीतिक वार्ता के जरिए ही भारत के साथ चली आ रही समस्याओं का समाधान हो सकता है। कूटनीतिक संवाद के जरिए हल होने वाली समस्याओं का दूसरा या तीसरा विकल्प नहीं ढूंढा जाना चाहिए। सदियों से रहे संबंध को छोटी मोटी सीमा समस्या के कारण नहीं बिगाड़ा जा सकता। नेपाल भारत संबंधों पर नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सेमिनार में विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि सदियों से रहे संबंध को छोटी मोटी सीमा समस्या के कारण नहीं बिगाड़ा जा सकता। दोनों देशों के संबंध प्राकृतिक द्वारा संरक्षित, सांस्कृतिक एकता से संचित, व्यापक, बहुआयामिक तथा अतुलनीय है। कोचों को प्रशिक्षित करने के लिए हॉकी इंडिया ने बेसिक कोर्स लॉन्च किया। देश में हॉकी की सर्वोच्च संस्था हॉकी इंडिया ने बुधवार को पूर्व खिलाड़ियों सहित कोचिंग करियर बनाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कोचिंग लेवल बेसिक कोर्स शुरू करने की घोषणा की। यह कोर्स हॉकी इंडिया कोचिंग एजुकेशन पाथवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य इच्छुक कोचों को विकसित करना और शिक्षित करना है, जिससे उन्हें FIH स्तर के कोचिंग पाठ्यक्रमों की ओर आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। 24 से 29 जून तक ऑनलाइन आयोजित होगा बेसिक कोर्स। कोचिंग लेवल बेसिक कोर्स 24 से 29 जून 2024 तक ऑनलाइन आयोजित होने वाला है और इसमें 5 बैच शामिल होंगे। प्रत्येक में 40 उम्मीदवार होंगे। पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन प्रारूप और अनुसूची के बारे में विवरण चयनित प्रतिभागियों को सूचित किया जाएगा। LIC को सेबी ने पब्लिक शेयर होल्डिंग हासिल करने के लिए दिया 3 साल का समय। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 10% सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए 16 मई 2027 तक 3 साल का अतिरिक्त समय दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के लिए इसे सेबी की ओर से दी गई बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए दिया अतिरिक्त समय, ये पूरा सब कुछ वही है। नागरिकता संशोधन नियम के तहत 14 लोगों को मिला नागरिकता प्रमाण पत्र। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत बुधवार को नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के मुताबिक कई अन्य आवेदकों को ईमेल के जरिए डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर गृह सचिव ने
आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सचिव, डाक निदेशक, असूचना ब्यूरो और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में खोला दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने बीते बुधवार को भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का हिस्सा है। तैराकी के वैश्विक संस्था 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके लक्ष्य अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए सुलभ जलीय सुविधाएं सुनिश्चित करना है। उद्घाटन समारोह में विश्व एक्वेटिक्स, भूटान ओलंपिक समिति, स्थानीय और क्षेत्रीय अधिकारियों, 4 ओलंपिक खेलों के भूटानी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्षों और भूटान पर्यटन विभाग के गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों ने भाग लिया। भूटान ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नए स्विमिंग पूल पर जताई खुशी। श्रीलंका ने लॉन्च हुआ UPI। भारतीय पर्यटक अब फ़ोनपे से कर सकेंगे ऑनलाइन भुगतान। श्रीलंका जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। श्रीलंका में फ़ोनपे ने UPI लॉन्च किया है। इससे पेमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी और भारतीय पर्यटकों को पेमेंट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। फ़ोनपे ने की लंका पे के साथ साझेदारी। फ़ोनपे ने बुधवार को लंका पे के साथ साझेदारी की घोषणा की। इससे कंपनी के उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका में UPI का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा होगी। एक कार्यक्रम के दौरान फ़ोनपे ने कहा कि श्रीलंका की यात्रा करने वाले सैलानी उसके ऐप के जरिए लंका पे QR का उपयोग करने वाले यहाँ के कारोबारियों को UPI के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप भारतीय सीमा की नेटवर्किंग और प्रचार के केंद्र के रूप में काम करेगा। 77वें कान फिल्म महोत्सव में बुधवार को भारत मंडप का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू के साथ फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया। यह भारत मंडप वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की नेटवर्किंग, सहयोग और प्रचार के केंद्र के रूप में काम करेगा। भारत मंडप एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है जो भारतीय फिल्मों, प्रतिभा, उद्योगों के अवसर के विविध परिदृश्य के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है। भारत मंडप 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान सिलसिलेवार शानदार पैनल चर्चाओं, नेटवर्किंग सत्रों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर सचिव संजय जाजू ने कहा कि यह भारत मंडप वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की नेटवर्किंग, सहयोग और प्रचार के केंद्र के रूप में काम करेगा। हम भारतीय ऑडियो विजुअल उद्योग और उसके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की ख्याति पहुंच बढ़े तथा देश के सॉफ्ट टच को बढ़ाने के लिए सिनेमा की शक्ति का उपयोग करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने बदला भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर किया 6.9%। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनवरी में 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान जताया था। ज्ञात हो कि बीते कुछ महीनों में दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने लगातार यह अनुमान जताया है कि भारत विकास के मामले में तूफानी तेज़ी से दौड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2024 में लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान में संशोधन कर साल 2024 में इसके लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रही है। भारतीय वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना को देश का पहला LCA Mark 1A लड़ाकू विमान इस साल जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। HAL की ओर से इस विमान को पहले फरवरी-मार्च में भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की संभावना थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ी देरी हुई। जुलाई तक वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद। रक्षा अधिकारियों ने बीते गुरुवार को बताया कि भारतीय वायुसेना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में LCA लड़ाकू परियोजना की समीक्षा की और अब इसे इस साल जुलाई तक वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। सैन्य क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भरता की ओर से एक बड़ा कदम। उन्होंने कहा कि HAL ने पिछले लड़ाकू विमान की पहली उड़ान भरी थी और वायुसेना को सौंपे जाने से पहले अगले कुछ हफ्तों में
कई अन्य एकीकरण परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल करना सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, WHO के क्षेत्रीय निदेशक बोले उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया में अनुमानित 294 मिलियन से अधिक लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर वाजिद ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उच्च रक्तचाप को रोकने और नियंत्रित करने के प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्व उच्च रक्तचाप लीग के मुताबिक उच्च रक्तचाप गैर संचारी रोगों NCD की वैश्विक महामारी में एक प्रमुख कारण बन रहा है। 2025 में WHL द्वारा शुरू किए गए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का उद्देश्य साइलेंट किलर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इससे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। थीम के साथ हाइपरटेंशन दिवस मनाया जा रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। फीफा महिला विश्व कप का 2027 का मेज़बान ब्राज़ील होगा। इस टूर्नामेंट को 10वां संस्करण होगा। इसकी घोषणा थाईलैंड में आयोजित 74वीं फीफा कांग्रेस में की गई। ब्राज़ील ने 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी की थी। अब महिलाओं का समय है। यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला विश्व कप होगा। ब्राज़ील ने नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए मेज़बानी का अधिकार हासिल किया है। एलन मस्क ने एक्स का डोमेन नाम बदलकर x.com किया। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलने के बाद अब उसके डोमेन को बदलकर x.com कर दिया है। मस्क ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा कि सभी कोर सिस्टम अब x.com पर हैं। पहले क्या था, twitter.com था, वो x.com हो गया है। लगातार दूसरे हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 644.151 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश का विदेश मुद्रा भंडार 10 मई को समाप्त में 2.561 अरब डॉलर बढ़कर 644.151 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 3.67 अरब डॉलर बढ़कर 641.59 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 10 मई को समाप्त हफ्ते में मुद्रा भंडार का अहम घटक माने जाने वाले विदेशी मुद्रा अस्थियां 1.49 अरब डॉलर बढ़कर 565.65 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य 1.07 अरब डॉलर बढ़कर 55.95 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, और इसके साथ करते हैं आज की करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।